करेंगे भारत का भूगोल। उसके पहले एक बात बताना चाहता हूं आपसे कि कल हम लोग का फिजिकल ज्योग्राफी समाप्त हो गया, लेकिन जितने भी विश्व के रिसोर्स हैं, संसाधन प्लस परिवहन की बात करें, फिर जितने देश हैं उन देश की विशेषता क्या है, कौन से कल्चर पाए जाते हैं, क्लाइमेट की हम बात करें, कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से पर्वत वहां स्थित हैं, जनजातियां कौन सी हैं, इन सब की बात हम लोग करेंगे। उसके बाद मैंने ये कहा था आपसे कि जब सारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो 5 से 6 दिन हम लोग मैप का अध्ययन करेंगे, तो मजा आएगा। ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करें, इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करें, ध्यान देना इस बात को। भारत का भूगोल, ये क्लास हार्डली 7-8 क्लास इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में जितने भी इसके भौगोलिक स्थिति है, पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियां, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक चीज ध्यान दो इस बात को, भारत के लिए भूगोल की बात की जाए तो एक बात मैं हमेशा आपसे कहना चाहता हूं कि आपको जब आंसर लिखना होगा तो कोशिश करना कि हर चीज को मैप के थ्रू दिखाओ आप ज्योग्राफी में। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए भारत का भूगोल आपको कोई किसी पर्वत को दिखाना भारत में, तो रफली क्या करो, रफली भारत का मैप बना लो, मैप, और हर एक चीज को मैप के थ्रू दिखाओ आप। इससे आपका आपको एक नंबर अधिक मिलेगा। इसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इस व्हाइट बोर्ड पर मैं मैप बनाता चलूं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। चलो भारत के भूगोल की बात करें तो भारत को कई भागों में, भौगोलिक दृष्टिकोण से कई भागों में बांटा गया है। यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से विभाजन की बात किया जाए, हमेशा भौतिक रूप से यदि वर्गीकरण की बात की जाए तो सबसे पहले कहते हैं हिमालयी क्षेत्र, हम क्षेत्र की बात करें। दूसरा है उत्तर का मैदान, मैदान। तीसरा जो चल रहा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा तटीय मैदान। और पांचवी चीज द्वीपीय प्रदेश। हमेशा ध्यान दो इस बात को, भारत को भौगोलिक या भौतिक रूप से 5 भागों में विभाजित किया जाता है। हिमालयी क्षेत्र, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और फिर द्वीपीय प्रदेश की हम बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयी प्रदेश। अब ध्यान देना इस बात को, हिमालयी प्रदेश में ये देखना है हिमालयी प्रदेश में कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और कौन कौन से पर्वत हैं।
पर सबसे पहले हम ये देखें कि कौन कौन से पर्वत हैं या पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ध्यान देना इस बात को, यदि देखो आप, यदि हिमालय की बात की जाए हिमालय, या भारत करें हम लोग हिमालयी क्षेत्र की हम बात करें, तो प्रश्न ये उठता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। जब इसके निर्माण की हम बात करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, जब इसके निर्माण की बात की जाएगी तो यह कहा जाता है कि देखो आप, ये तिब्बत का पठार है, ये तिब्बत का पठार है। पठार, हमेशा ध्यान दो इस बात को, तिब्बत के पठार के ठीक पास एक टेथिस सागर था। टेथिस सागर, अब सोचो आप, ये सागर है, टेथिस, हम सागर की बात करें, हमेशा ध्यान देना इस बात को। फिर नीचे का जो एरिया है वो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड। हम गोंडवाना लैंड की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो आप, ये तिब्बत का पठार है, ये टेथिस सागर है, ये गोंडवाना लैंड है। क्लियर? अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरी बात ध्यान दो। ये जो तिब्बत का पठार है, ये तिब्बत का पठार चापाकार है। देखो शेप कैसे है, इस तरह अर्धचंद्राकार। ये गोंडवाना लैंड है। अब ध्यान देना इस बात को। देखो आप, जब ये गोंडवाना लैंड, ये भारत या प्रायद्वीपीय भारत की बात करो, ये जब उत्तर की ओर शिफ्ट हुआ, उत्तर की ओर शिफ्ट हुआ, तो हुआ क्या? इस टेथिस सागर में जितने अवसाद थे, सेडिमेंट्स थे, जैसे मैंने ये कहा, हमेशा ध्यान दो, ये तिब्बत का पठार है, ये गोंडवाना लैंड है। जब गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर शिफ्ट हुआ, तो बीच में जो टेथिस सागर था, टेथिस सागर, इसमें जो सेडिमेंट्स थे, अवसाद थे, वो अवसाद ऊपर की ओर उठ गए। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो अवसाद है ये ऊपर की ओर उठ गए। ऊपर उठ करके एक पर्वतीय तंत्र का निर्माण किया, अवसाद। लेकिन एक प्रश्न उठा, हमेशा ध्यान दो इस बात को, तिब्बत के पठार के ठीक भाग, ये जो एरिया है, यहां सबसे ज्यादा गहराई थी टेथिस सागर में। यहां अवसाद की मात्रा ज्यादा थी। हमेशा ध्यान दो, ये जो सागर है, टेथिस सागर, यहां गहराई सबसे ज्यादा थी। ये भाग सबसे ज्यादा गहरा था, इसलिए इसमें अवसाद की मात्रा ज्यादा थी। अब अवसाद आया कहां से? क्योंकि बहुत सारी नदियां बह रही थी, वो नदियां अपना अवसाद इस सागर में गिरा रही थी। लेकिन हम जब सागर की बात करेंगे, तो जैसे जैसे हम टेथिस सागर में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते चले गए, सागर की गहराई क्या होगी? कम होती गई।
यहां गहराई सबसे ज्यादा थी, यहां अवसाद भी सबसे ज्यादा था। यहां गहराई उससे कम थी, यह अवसाद थोड़ा कम था। यहां गहराई सबसे कम थी, यह अवसाद और कम था। अब सोचो आप, जहां अवसाद ज्यादा होगा, यदि इधर से प्रेशर पड़ेगा तो जहां अवसाद की मात्रा ज्यादा होगी वो भाग सबसे ज्यादा ऊपर उठेगा। अब सोचो, ये जब गोंडवाना लैंड है या प्रायद्वीपीय भारत है, जब उत्तर की ओर शिफ्ट हुआ तो इसमें जो सेडिमेंट्स थे, अवसाद थे, वो ऊपर उठ गए। और जब ऊपर उठे तो आपने हिमालय को देखा होगा, इस तरह है। आखिर क्यों? कुछ भाग काफी ऊपर उठ गया और चोटी का निर्माण हुआ, पीक कहते हैं उसे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कारण यह है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, कारण यह है कि ये जो टेथिस सागर है, टेथिस सागर, यहां गहराई तो ज्यादा थी, अवसाद की मात्रा भी ज्यादा थी, और इस टेथिस सागर में कहीं न कहीं गर्त थे, और गर्त में अवसाद की मात्रा और ज्यादा होती है। जैसे ये हम बात करें, सागर का शेप इस तरह मान लो, ये गर्त है आपका, ये पूरा अवसाद जमा है। अब सोचो, यदि एक गर्त होगा और दबाव बढ़ेगा तो ये अवसाद ऊपर उठेगा, और अवसाद ऊपर उठेगा तो ये भाग सबसे ज्यादा ऊपर उठेगा, तो यहां चोटी का निर्माण हो जाएगा। जैसे एवरेस्ट की चोटी की बात करें हम लोग, जो एवरेस्ट की चोटी है, आखिर चोटी का निर्माण वही क्यों हुआ? एवरेस्ट की चोटी क्यों? कारण यह था कि जो टेथिस सागर है, इसके सोचो, उत्तरी भाग में यह भाग उत्तरी भाग है, यह मध्य भाग है, यह दक्षिणी भाग है। उत्तरी भाग में गहराई ज्यादा थी तो अवसाद ज्यादा था, और जब इधर से प्रेशर पड़ा तो यह भाग ऊपर उठ गया, और इस भाग में एक गर्त था, गर्त, यह अवसाद की मात्रा सबसे ज्यादा थी, और जब प्रेशर पड़ा, ये गोंडवाना लैंड जब उत्तर को शिफ्ट हुआ, इसमें जो अवसाद था वो ऊपर उठ गया। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, हमेशा जान दो इस बात को। जैसे देखो आप, ये टेथिस सागर है, ये तिब्बत का पठार है, ये स्थिर है, ये गतिशील है। जब दाब बढ़ा, प्रेशर, तो अवसाद ऊपर उठता चला जाएगा, और सबसे ज्यादा जहां प्रेशर होगा वहां का अवसाद सबसे ज्यादा ऊपर उठेगा। हो सकता है कहीं गर्त हो, और गर्त में अवसाद की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो वो भाग और ज्यादा ऊपर उठेगा। इसीलिए जब इधर से गोंडवाना लैंड जब उत्तर की ओर शिफ्ट हुआ तो ये भाग जो है अवसाद था, ये सबसे ज्यादा ऊपर उठ गया, और इससे बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। बृहद हिमालय, जैसे हिमाद्री कहते हैं, इसका मतलब ये कि जब ये भाग ऊपर उठा तो इससे निर्माण हुआ बृहद हिमालय। इससे बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। जब ये भाग ऊपर उठा तो इससे लघु हिमालय का निर्माण हुआ, या मध्य हिमालय। और जब ये भाग ऊपर उठा तो इससे शिवालिक का निर्माण हुआ। अब ध्यान से सुनो इस बात को, बृहद हिमालय की हम बात करें, हिमालय की जितनी ऊंची चोटियां हैं वो सब बृहद हिमालय में। आखिर ये जो बृहद हिमालय है, ध्यान से सुनो इस बात को, ये जो बृहद हिमालय है सबसे ज्यादा ऊपर उठ गया। आखिर क्यों? क्योंकि टेथिस सागर में यहां गहराई ज्यादा थी, तो अवसाद की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। अवसाद की मात्रा ज्यादा थी। जब गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर शिफ्ट हुआ तो ये जो सेडिमेंट्स था ये ऊपर उठ गया। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो सेडिमेंट्स था ये ऊपर उठ गया,
और इससे किसका निर्माण हुआ? बृहद हिमालय का निर्माण हुआ इससे। और यहां जो गर्त था इस भाग में, इसमें अवसाद ज्यादा था। जब इधर से दाब प्रेशर बढ़ा तो अवसाद सबसे ऊपर उठ गए। इस बृहद हिमालय में चोटियों का निर्माण हुआ। हिमालय की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ये सब कुछ बृहद हिमालय में स्थित है। अब ध्यान देने इस बात को। लेकिन एक बड़ा इश्यू ये है कि तिब्बत का पठार जो है, जब टेथिस सागर का अवसाद ऊपर उठा तो ये फॉलो किया किसको? तिब्बत के पठार को। तो चूंकि तिब्बत का पठार चापाकार है, अर्धचंद्राकार है, इसे हिमालय भी अर्धचंद्राकार है। आपने हिमालय को देखा होगा, हिमालय इस तरह है। आखिर हिमालय का जो शेप है अर्धचंद्राकार या चापाकार क्यों है? क्योंकि तिब्बत का पठार चापाकार है। हमेशा ध्यान दो, ये जो तिब्बत का पठार चापाकार है, इसलिए हिमालय जब टेथिस सागर जो ऊपर उठने लगा, जो अवसाद थे जो ऊपर उठने लगा, तो इसने तिब्बत के पठार को फॉलो किया, तो इसका आकार भी कैसा हो गया? चापाकार हो गया। पहली चीज, इसका अर्थ यही है कि हिमालय का जो निर्माण हुआ, वहां पहले एक सागर था, टेथिस सागर। तो जिस जगह आज हिमालय है, उस जगह आज के करोड़ों वर्षों पहले टेथिस सागर था। और हिमालय के निर्माण के पीछे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की भूमिका थी कि गोंडवाना जो प्लेट है, जो ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ, तो ये जो अवसाद है ये ऊपर उठने लगे। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो पहली चीज क्या? देखो, इसका मतलब ये है, यदि यह कहा जाए कि हिमालय जहां स्थित है, वहां पहले टेथिस सागर था। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में जमा अवसादों के ऊपर उठने से हुआ। अवसाद के हिमालय का जो निर्माण है टेथिस सागर में जमा अवसाद के ऊपर उठने से हुआ। तीसरी चीज हम बात करें, तिब्बत का जो आकार है चापाकार है। इसलिए हिमालय भी चापाकार है। एक बात हमेशा याद रखना। फिर एक प्रश्न, हिमालय कोई पर्वत नहीं है, वो एक पर्वत तंत्र है। पर्वत तंत्र का मतलब होता है जहां समानांतर कई श्रेणियां फैली होती हैं। फिर मैं बात करना चाहता हूं, देखो आप, हिमालय एक पर्वत तंत्र है, अर्थात कई समानांतर श्रेणियां हैं। हमेशा ध्यान दो, हिमालय एक पर्वत तंत्र है, अर्थात कई समानांतर श्रेणियां हैं। अब ध्यान देना इस बात को। देखो आप, ये है
आपका हिमालय। लेकिन हम जब हिमालय की बात करते हैं, जब हिमालय की बात होती है तो ध्यान से समझो इस बात को। जब हिमालय की बात करते हैं, हिमालय तो सच तो यही है, हिमालय का जो विस्तार है सिंधु गार्ज और ब्रह्मपुत्र गार्ज के बीच स्थित है। जैसे ये सिंधु नदी निकलती है, ये सिंधु नदी है, और ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। जिसको कहते हैं दिहांग। ये गार्ज है, ये गार्ज है। पूरी बात ध्यान दो, इस बात को हमेशा ध्यान दो। ये जो हिमालय का विस्तार है सिंधु गार्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र गार्ज के बीच स्थित है हिमालय का निर्माण। अब हिमालय का निर्माण इस तरह है, देखो आप, ये हिमालय है, हिमालय का निर्माण इस तरह है, ये लगातार कई श्रेणियां फैली हुई हैं। इसका अर्थ ये है हिमालय का जो विस्तार है, पहली बात ध्यान दो इस बात को, सिंधु गार्ज एवं ब्रह्मपुत्र सिंधु गार्ज एवं ब्रह्मपुत्र गार्ज के बीच स्थित है हिमालय। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो सिंधु गार्ज है और ब्रह्मपुत्र गार्ज के बीच हिमालय स्थित है। हिमालय की जब बात करेंगे, हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज हम बात करें कि इसकी जो लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर है, और जो चौड़ाई है लगभग 160 से लेकर 400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई है, लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 160 से 400 किलोमीटर है हिमालय। हम जब हिमालय की बात करते हैं, हिमालय एक पर्वत तंत्र है। अब एक चीज सोचो, ये जो हिमालय है एक पर्वत तंत्र है। देखो, उत्तर में हिमाद्री कहते हैं इसे, हिमाद्री या बृहद हिमालय। मध्य में लघु या मध्य हिमालय, और दक्षिण में हम शिवालिक की बात करें। अब सोचो जरा, ये शिवालिक की बात की जाए, ये 3 पर्वत हैं। यदि हिमालय की बात करें हम लोग तो ध्यान से सुनिए इस बात को। ये हिमालय एक पर्वत तंत्र है। उत्तर में हिमाद्री कहते हैं या बृहद हिमालय, मध्य में लघु या मध्य हिमालय, और दक्षिण में शिवालिक कहा जाता है इसे। थोड़ा सा यह फैक्चुअल है, ध्यान दोगे तो बहुत मजा आएगा। यदि हम बृहद हिमालय की बात करें, बृहद हिमालय या हम हिमाद्री की बात करें, एक बात याद रखना, इसकी जो चौड़ाई है लगभग 25 किलोमीटर है, और जो औसत ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर है। इसकी चोटियां सदैव
बर्फ से ढकी रहती हैं। इसलिए इसे हिमाद्री कहा जाता है। हमेशा ये जो बृहद हिमालय हिमाद्री, इसकी चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। इसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए इसे हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री। आप ध्यान देना इस बात को, भारत की जितनी ऊंची चोटियां हैं, ऊंची चोटियां बृहद हिमालय में स्थित हैं। बृहद हिमालय, हमेशा याद रखो आप, हिमालय का विस्तार सिंधु गार्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र गार्ज के बीच है, अर्थात 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी चौड़ाई केवल 25 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर। इसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए इसे हिमाद्री कहा जाता है। ये बात में बार बार, हिमाद्री का मतलब ये है कि सदैव बर्फ से ढके रहना। जैसे यदि यह कहा जाए हमेशा ध्यान दो इस बात को, यदि यह कहा जाए कि यदि हम बृहद हिमालय की बात करें तो बृहद हिमालय की स्थिति इस तरह है। ये पूरा बृहद हिमालय है। ये आपका सिंधु गार्ज है, ये आपका ब्रह्मपुत्र गार्ज है, और ये हिमालय है, बृहद हिमालय है। अब ध्यान दो इस बात को, ये पूरा बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय के ठीक नीचे लघु या हम मध्य हिमालय की बात करें, लघु, इसकी जो चौड़ाई है लगभग 80 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई लगभग 3700 से लेकर 4500 मीटर है। चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर, औसत ऊंचाई लगभग 3700 से लेकर 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। लघु या फिर हम मध्य हिमालय की बात करें, लेकिन लघु हिमालय को नदियों ने क्या कर दिया, काट दिया है। यह टूटी अवस्था में है। जैसे हमेशा ध्यान दो इस बात को, जो लघु हिमालय है उनकी स्थिति देखो क्या है, कैसे टूटी अवस्था में है। पीर पंजाल, धौलाधर, नौक टिब्बा, मसूरी रेंज। महाभारत श्रेणी की हम बात करें, महाभारत श्रेणी डोकिया रेंज की बात करें, ब्लैक माउंटेन की बात करें हम लोग, और डफला बूम की बात करें हम लोग, देखो आप, ये जो पर्वत श्रेणी है ये कई भागों में ये लघु हिमालय है, मान लिया जाए ये लघु हिमालय है। ये जो सिरा है ये सिरा, इसे कहते हैं पीर पंजाल, यह कश्मीर में स्थित है। ये जो सिरा है धौलाधार, यह भी आपकी कश्मीर प्लस हिमाचल में स्थित है। ये जो सिरा है हमेशा ध्यान दो, इसे मसूरी रेंज कहते हैं, सॉरी नौक टिब्बा कहते हैं इसे, नौक टिब्बा। ये स्थित है आपका हिमाचल प्लस उत्तराखंड।
ये जो सिरा है, ये सिरा, इसे कहते हैं मसूरी रेंज। ये उत्तराखंड में है। आप सोचो, ये जो सिरा है इसे कहते हैं महाभारत श्रेणी। ये नेपाल में स्थित है। ये जो सिरा है इसे डोकिया रेंज कहते हैं। ये सिक्किम में स्थित है। ये जो सिरा है इसे कहते हैं ब्लैक माउंटेन। ये भूटान में स्थित है। इसे कहते हैं डफलाबूम। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक पर्वतों का लोकेशन देखो आप। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। जो लघु हिमालय है ये तो आपका बृहद हिमालय है। मैंने कहा यह आपका बृहद हिमालय है। और ये लघु हिमालय है। ये जो लघु हिमालय टूटी अवस्था में है। नदियों ने क्या किया है, इसे काट दिया है। अब देखो आप, इनका नाम देखो। पश्चिम से लेकर पूरब ये पीर पंजाल, ये कश्मीर में है। ये धौलाधार कश्मीर प्लस हिमाचल की बात करें। नाग टिब्बा ये मसूरी, सॉरी हिमाचल प्लस उत्तराखंड। ये मसूरी रेंज है, ये उत्तराखंड में स्थित है। महाभारत जो श्रेणी है, महाभारत श्रेणी ये नेपाल में स्थित है। डोकिया रेंज सिक्किम में स्थित है। ब्लैक माउंटेन भूटान में स्थित है। कंफ्यूजन ना हो, ब्लैक माउंटेन भूटान में है और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट भी कोई जंगल नहीं है, एक पर्वत है। तो ब्लैक माउंटेन भूटान में और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। यह डफलाबूम है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो इनका सीक्वेंस देखो। पीर पंजाल, धौलाधर, नौक टिब्बा, मसूरी रेंज, महाभारत श्रेणी, डोकिया रेंज, ब्लैक माउंटेन और डफलाबूम, ये सारे पर्वत हैं। क्लियर? इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 3700 से लेकर 4500 मीटर की बात करें हम लोग। अब सोचो आप, इनके बीच घाटियां स्थित हैं। और जो महत्वपूर्ण घाटी है, जैसे मैंने महाभारत श्रेणी है, ये घाटी है। सोचो आप, ये घाटी है, महत्वपूर्ण घाटी, ये आपका कश्मीर घाटी है। पूरी बात, ये जो कश्मीर घाटी है इसे देखो आप। ये पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच स्थित है। और ये कश्मीर महाभारत श्रेणी, ये हम इसकी बात करें, हमेशा ये जो है काठमांडू घाटी स्थित है। तो दो पर्वतों के बीच का जो मैदान होता है उसे घाटी कहते हैं, वैली। तो महाभारत श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच काठमांडू घाटी स्थित है। ये महाभारत श्रेणी है। सोचो, आप इसको इस तरह बना लो आप। ताकि पर्वत अलग से लगे। ये सोचो आप, महत्वपूर्ण घाटी की बात करें हम लोग, लघु हिमालय। क्लियर? कौन सा पर्वत कहां है देखो आप। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी रेंज, महाभारत श्रेणी, डोकिया रेंज, ब्लैक माउंटेन और डफला बूम की बात करें जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब एक चीज सोचो, ये जो लघु हिमालय है वो ज्यादा डेवलप है। आखिर लघु हिमालय इतना डेवलप क्यों है?
और बृहद हिमालय का इतना विकास क्यों नहीं हो पाया? हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन इसकी पहले हम लोग बात करें, ध्यान से सुनने इस बात को, चीजें, फिर उसके बाद शिवालिक आता है। सबसे दक्षिण में हम शिवालिक की बात करें। जब शिवालिक की बात करेंगे हम लोग, मैं इसे मिटा देता हूं। मैं देखो आप, अब यदि हम शिवालिक की बात करें या वह हिमालय, शिवालिक क्या? शिवालिक क्या, हम वह हिमालय की बात करें। एक बात ध्यान दो इस बात को, ये जो शिवालिक है हिमालय है, इसकी जो औसत ऊंचाई है, जो औसत ऊंचाई है लगभग 900 से लेकर 1200 मीटर है। यह सबसे ज्यादा नवीन पर्वत है। सबसे ज्यादा नवीन पर्वत है। यह शिवालिक एकास्म रूप में नहीं है, यह भी बिखरा हुआ है। जैसे हमने क्या कहा, जो शिवालिक की यदि बात करेंगे हम लोग, जम्बू हिल्स, किराना हिल्स, चूड़िया हिल्स, रामनगर, सोमेश्वर और बंगाल द्वार की बात करें, ये देखो जरा, ये जो स्थित है जम्बू हिल्स, ये जम्बू जो हिल्स है, इस पर माता वैष्णो देवी का मंदिर है, जम्बू हिल। उसके बाद ये आपका किराना हिल्स है, चूड़िया, रामनगर, सोमेश्वर और फिर बंगाल द्वार। हमेशा ध्यान देने इस बात को, ये जो पर्वतों का नाम देखो, जम्बू हिल्स जिसमें माता वैष्णो देवी का मंदिर है, ये कश्मीर में स्थित है। जम्मू के बाद किराना हिल्स, उसके बाद चूड़िया हिल्स, रामनगर, सोमेश्वर और बंगाल हम द्वार की बात करें, यह शिवालिक है। शिवालिक की जो औसत ऊंचाई है 900 से लेकर 1200 मीटर। यह सबसे ज्यादा नवीन पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है। आप सोचो जरा, इनके बीच घाटियां पाई जाती हैं। लघु हिमालय ही है, शिवालिक ये है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच घाटियां पाई जाती हैं। पूरब में जो घाटियां हैं उसे द्वार कहते हैं, और पश्चिम में जो घाटियां हैं उसे दून कहते हैं। तो हमेशा ध्यान दो, यदि हम बात करें चीज, तो देखो आप, सबसे बड़ी चीज तो यही है, सिवा मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच घाटियां पाई जाती हैं। जिसे पूर्व में द्वार कहते हैं, पश्चिम में दून, जैसे देहरादून, कोठली दून, पोटली दून इत्यादि दून कहते हैं। हमेशा जान दो, इसे पूर्व में द्वार कहते हैं और पश्चिम में दून कहते हैं। देहरादून, कोठली दून, हम पोटली दून की बात करें। एक बात हमेशा ध्यान देना इस बात को, मध्य हिमालय शिवालिक के बीच घाटियां पाई जाती हैं, जिसे पूर्व में द्वार कहते हैं तथा पश्चिम में दून कहते हैं। देहरादून, कोठली हम दून की
बात करें। ये हमेशा ध्यान देना इस बात को। ये फिर मैंने क्या कहा, ये कश्मीर घाटी लघु और बृहद हिमालय के बीच स्थित है। ये महाभारत श्रेणी की बात करें और बृहद हिमालय के बीच काठमांडू की घाटी स्थिति है। अच्छा, एक शब्द है बंगाल द्वार, नो द्वारा, बंगाल द्वार देखो जरा। ये बंगाल द्वार पश्चिमी बंगाल में। सोमेश्वर की बात करें, यह पाया जाता है पश्चिमी बंगाल में। ये जो दोनों है, ये पाया जाता है बिहार एवं नेपाल की सीमा पर। हमेशा किराना चुड़िया भी लगभग उसी के आसपास पाया जाता है। किराना जो हिल्स है यूपी और नेपाल के बीच में, हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये पर्वतों की बात करें, आप सोचो जरा, आप ये जितने भी बृहद हिमालय हैं, हम बृहद हिमालय की बात करें, देखो आप, यदि हम बृहद हिमालय की बात करें तो बृहद हिमालय का विकास कम हुआ है। हिमालय का विकास आर्थिक दृष्टि से कम हुआ है। क्योंकि रीजन क्या है, बृहद हिमालय पर पर्यटक स्थल का विकास नहीं हो पाया। केवल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे का विकास। हमेशा ध्यान दो, बृहद हिमालय पर पर्यटक स्थल का विकास नहीं हो पाया क्योंकि केवल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री जैसे पर्यटक स्थल का विकास हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज, सदैव बर्फ से ढका रहता है, सदैव बर्फ से ढका रहता है और जनघनत्व भी कम है। ढका रहता है और जनघनत्व अत्यंत कम रहता है, अत्यंत कम है। हमेशा ध्यान दो, आर्थिक दृष्टिकोण से विकास करने के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी अर्थात बाजार का होना जरूरी है। लेकिन हम लघु हिमालय की बात करें, हिमालय का विकास आर्थिक दृष्टि से ज्यादा हुआ है। आखिर आर्थिक दृष्टि से ज्यादा क्यों हुआ लघु हिमालय का विकास? हमेशा ध्यान दो इस बात को। रीजन क्या है उसके साथ, कारण क्या है? कारण ये है, देखो आप, कि लघु हिमालय पर पर्यटक स्थलों का विकास ज्यादा हुआ। जैसे शिमला,
मसूरी, डलहौजी, दार्जिलिंग। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इत्यादि पर्यटक स्थल का विकास। हमेशा ध्यान दो, लघु हिमालय पर पर्यटक स्थल का विकास ज्यादा हुआ। शिमला, मसूरी, डलहौजी, दार्जिलिंग जैसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस का विकास हुआ। दूसरी चीज, यहां इमारती लकड़ियां ज्यादा पाई जाती हैं। लकड़ियां यहां इमारती लकड़ियां ज्यादा पाई जाती हैं। यहां आधारभूत संरचना का भी विकास हुआ है। आधारभूत का भी विकास ज्यादा हुआ है। एक चीज सोचो जरा, ये लघु हिमालय का विकास आर्थिक दृष्टि से ज्यादा हुआ है। रीजन क्या है? क्योंकि लघु हिमालय पर पर्यटक स्थल का विकास ज्यादा हुआ। शिमला, मसूरी, डलहौजी, दार्जिलिंग इत्यादि पर्यटक स्थल का विकास हुआ। यहां इमारती लकड़ियां ज्यादा पाई जाती हैं और यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी ज्यादा हुआ है। ये शिवालिक का विकास उतना नहीं हो पाया। हमेशा ध्यान दो। और बृहद हिमालय, लघु हिमालय और हम शिवालिक की बात करें, सबसे पहले बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद लघु हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद शिवालिक का निर्माण हुआ। अब एक प्रश्न उठा कि यदि हम बात करें, देखो आप, प्रश्न ये उठा कि क्या वास्तव में हिमालय केवल ब्रह्मपुत्र गार्स तक है या आगे भी है? हमेशा क्या हिमालय ब्रह्मपुत्र गार्स को पार कर जाता है? तो यह कहा जाता है, हमेशा यह माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र गार्स को पार करने के बावजूद भी हिमालय का विकास हुआ। हमेशा गार्ज को पार करने के बाद हिमालय का विस्तार उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर हुआ है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखो कैसे। भाई देखो, मैप एग्जैक्ट में बना नहीं पा रहा हूं मैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं ये सोचो जरा, ये नॉर्थ ईस्ट है भारत का। अब ये जब ब्रह्मपुत्र को गार्ज को पार करने के बाद उनकी स्थिति इस तरह हो जाती है, मिसमी, पटकाई, नागा, कोहिमा, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। ये जो इनका शेप देखो आप, देखो आप, ये जो पर्वत है यह मिसमी है। मिसमी, ये इसका विस्तार है अरुणाचल प्रदेश। अब ध्यान देना इस बात को, ये जो पर्वत है ये पटकाई है, ये नागा, ये कोहिमा हिल्स, ये
मीजो या लुसाई, ये जो है सॉरी मणिपुर हिल्स, और ये जो है क्या लिखते हैं, मीजो या लुसाई, हम हिल्स की बात करें, इनका शेप देखो जरा। ब्रह्मपुत्र घाट को पार करने के बाद यह माना जाता है हिमालय यूं घूम गया, ये स्थिति हो गई। तो ये कहा गया था ये घूम गया। सोचो जरा, इसको कहते हैं मिसमी, सॉरी मिसमी। ये आपकी पटकाई, ये नागा, ये कोहिमा, ये जो बेल्ट है मणिपुर, और ये है मिजो या लुसाई। इनकी दिशा देखो, दिशा ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की बात करें, ये दिशा है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर। कैसे? इन पर्वतों का क्रम देखो जरा। आगे जाने की बाद यही आके अराकान योमा के रूप इनका विस्तार हो जाता है। ये बर्मा के सीमा पर पड़ता है, म्यांमार के सीमा पर। भारत म्यांमार की सीमा है, अराकान योमा के रूप इसका विस्तार हुआ। आगे जाकर के यह समुद्र में विलीन हो गया और पुनः अंडमान निकोबार द्वीप के रूप में यह बाहर निकल गया। क्लियर? पूरी बात ध्यान दें इस बात को, तो मजा आएगा। देखो आप, मैंने क्या कहा इसे, यह ब्रह्मपुत्र गार्च है। ध्यान सुनने इस बात को। यह हिमालय ब्रह्मपुत्र गार्च को पार करने के बाद हिमालय का विस्तार उत्तर पूर्व से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर हो गया। जैसे इसका नाम अलग अलग है, मिसमी, पटकाई, नागा, कोहिमा, मणिपुर हिल्स, मिजो या लुसाई हिल्स और अराकान योमा। ये म्यांमार की पहाड़ियों पर, सॉरी ये म्यांमार की सीमा पर, भारत तो म्यांमार की सीमा बनाता है। ये सारी की सारी पहाड़ियां म्यांमार और भारत की सीमा पर स्थित हैं। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब इनका सीक्वेंस कभी भी पूछा जा सकता है। एक बार यूपीएससी क्या किया, इनका सीक्वेंस पूछ दिया था, उत्तर से दक्षिण का सीक्वेंस बताइए। मिसमी, पटकाई, नागा, कोहिमा, मणिपुर, मिजो एलिसाई हिल्स की बात करें या फिर अराकान योमा की बात करें हम लोग। क्लियर? अब ध्यान देना इस बात को, हमेशा ध्यान दो। ये आगे जाकर के अराकान योमा पहाड़ियों के रूप में, ये भारत म्यांमार की सीमा पर, मैंने कहा ये सारे के सारे जो पर्वत हैं भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं। क्लियर? अब ध्यान से सुनो इस बात को, तो मजा आएगा। देखो आप, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। लेकिन हिमालय से पहले हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय का विकास हो चुका था। यदि ये कहा जाए, इन पर्वतों का क्रम देखो आप, देखो आप, यदि इन पर्वतों की बात की जाए तो बृहद हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय का विकास हुआ है। बृहद, ट्रांस, हमेशा ध्यान दो, बृहद हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय का विकास हुआ है। ट्रांस हिमालय, अब जैसे ट्रांस हिमालय की बात करें, सबसे उत्तर में कराकोरम है। जैसे यदि हम भारत की बात करें, एक बात याद रखना,
सोचो, आप सोचो, आप ये आपका ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय में ये कराकोरम है, ये आपका लद्दाख है, ये देखो आप, ये आपका कराकोरम है, ये आपका लद्दाख है, ये आपका जास्कर है। हमेशा ना ये 3 पर्वत हैं सबसे उत्तर में, ये कहा जाए ये कराकोरम है। हम कराकोरम की बात करें, यह आपका लद्दाख है और यह आपका जास्कर है। इन पर्वतों का क्रम देखो आप। यदि हम बात करें, कराकोरम की बात करते हैं हम लोग, तो 2 बात याद रखना। हमेशा देखो आप, ये जो कराकोरम है, इसकी ऊंची चोटी है गाडविन आस्टेन K2, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इस तरह लिखता हूं मैं, ताकि इधर स्पेस से देखो आप, कराकोरम। ये जो कराकोरम है, हमेशा भारत की ऊंची चोटी K2 मतलब गाडविन ऑस्टिन स्थित है कराकोरम पे। दूसरी बात, इसी पर सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर है। इस सियाचिन जो ग्लेशियर है, इसकी जो लंबाई है 72 किलोमीटर है। नुब्रा घाटी के थ्रू, नुब्रा घाटी, नुब्रा नदी की घाटी को, नुब्रा घाटी से सियाचिन ग्लेशियर पर, क्या लिख दिया, भारतीय सैनिक जाते हैं। इस पर सियाचिन ग्लेशियर है, इसकी लंबाई लगभग 72 किलोमीटर। नुब्रा घाटी से सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सैनिक जाते हैं। अब देखो, इस कराकोरम की यदि बात की जाए, कराकोरम की बात करें, कराकोरम दर्रा है, दर्रा से तारेम बेसिन की यात्रा होती है। तारेम बेसिन किन किन पर्वतों के बीच है? तीन शान और क्यून लुन की बात करें हम लोग, ये हम लोग पढ़ चुके हैं जब पर्वतों की बात करते हैं। तो ये जो कराकोरम है, देखो आप, भारत की ऊंची चोटी K2 इसी पर स्थित है। इसमें सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। और नुब्रा नदी की घाटी से सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सैनिक जाते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ऊपर जो एक कराकोरम है, फिर उसके नीचे लद्दाख है। जैसे मैंने कहा, ये लद्दाख है और ये आपका जास्कर श्रेणी है। जास्कर के ठीक नीचे बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक है। ये सीक्वेंस से सोचो आप। अब यदि इन पर्वतों को क्षेत्रीय हिसाब से
विभाजित किया जाए, क्षेत्र के हिसाब से इनका यदि वर्गीकरण किया जाए तो क्या होगा? ठीक है, लद्दाख को जास्कर की बात करें हम लोग, देखो आप, यदि हिमालय का क्षेत्रीय आधार पर विभाजन किया जाए तो पूरी बात ध्यान दो इस बात को, मैं एक रफली खींच रहा हूं मैं आपको, ये कराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, ये आपका बृहद हिमालय है। ये कराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, ये लघु हिमालय है। और ये आपका जम्बू हिल्स, किराना हिल्स, चूड़िया हिल्स, रामनगर, सोमेश्वर और बंगाल द्वार, ये पूरा पर्वत है। सोचो, ये आपकी सिंधु नदी है, ये पर्वत है। ये पर्वत है आपका। अब इसको भी डिवाइड करें तो ये सिंधु नदी है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये सिंधु नदी बहती है, मान लिया जाए ये सिंधु गार्ज है, सिंधु के बाद हम बात करें सतलज नदी बहती है, मान लो सतलज की बात करें हम लोग, काली नदी बहती है। हम तिस्ता की बात करें, हमेशा ध्यान दो, और हम बात करें ब्रह्मपुत्र की बात करें, ये नदी सिंधु नदी है, ये सतलज है, ये काली नदी है, ये तिस्ता नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। अब सोचो, सिंधु सतलज के बीच का जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है सिंधु सतलज के बीच का है, इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। इसके दो रूप हैं, कश्मीर हिमालय और दूसरा हिमाचल हिमालय। ये जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय की बात करें, इसकी लंबाई लगभग 560 किलोमीटर। पूरी बात, ये पूरे हिमालय को क्षेत्र के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो नदियां इनको डिवाइड कर देती हैं। देखो, एग्जैक्ट मैं मैप नहीं बना रहा हूं, पर मैं समझाना चाहता हूं मैं आपको। सिंधु नदी, ये सतलज नदी के बीच का जो मैदान है वो पंजाब हिमालय है। सतलज और काली के बीच का जो मैदान है इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। इनके बीच का जो मैदान है नेपाल हिमालय। इनके बीच का जो मैदान है वो असम हिमालय है। कुमायूं हिमालय की बात करें, लंबाई लगभग 320 किलोमीटर, इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर और इसकी लंबाई लगभग 720 किलोमीटर। देखो आप, सिंधु सतलज के बीच ये जो क्षेत्रीय विभाजन हुआ है,
इसका सीमांकन नदियां करती हैं, सीमांकन नदियां करती हैं। तो सिंध और सतलज के बीच का मैदान है पंजाब हिमालय, इसकी लंबाई लगभग 560 किलोमीटर। कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय, इसके पश्चिमी भाग को कश्मीर हिमालय और पूर्वी भाग को कहते हैं हिमाचल हिमालय। सोचो ये कुमायूं हिमालय है। अब एक चीज ध्यान देना, कराकोरम दर्रा, गॉडविन, ऑस्टिन, कश्मीर घाटी, ये सब के सब पंजाब हिमालय में है। ये सारी के सारे जो पर्वत हैं, लद्दाख, जास्कर, ये सब के सब पंजाब हिमालय में है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये जो कुमायूं हिमालय है, लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है। कौन कौन सी नदियां बनाते हैं सीमा? सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो मैदान है वो कुमायूं हिमालय है। फिर काली और तिस्ता के बीच का जो पर्वत है वो नेपाल हिमालय है, लगभग 800 किलोमीटर। और तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय है उसे कहते हैं असम हिमालय। तो ये जो हिमालय है, क्षेत्रीय दृष्टिकोण से इस हिमालय का वर्गीकरण इस तरह हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा चौड़ाई नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर, उससे कम असम हिमालय 720 किलोमीटर, उससे कम क्या होता है पंजाब। अब सबसे कम चौड़ाई ये कुमायूं हिमालय की। कुमायूं हिमालय में गंगोत्री यमुनोत्री दो चीज पाई जाती है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो ये हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन है। भाजन किन की नदियों के बीच कौन सा हिमालय है? सिंधु नदी और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच जो हिमालय है वो असम हिमालय है। ये बातें समझ में आ गई होगी आप सबको। ये पूरा हिमालय का एक रेखा चित्र है। और जो केवल जीएस में पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं पता यूपीएससी क्या पूछ दे, मेरी पूरी कोशिश है कि इंडिया के जितने पर्वत हो गए मैं लोकेट कर दूं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहता हूं मैं कि 2:30 बजे से एंट्रेंस सिक्योरिटी क्लास शुरू होगी, मेरी आंतरिक सुरक्षा की क्लास शुरू होगी 2:30 बजे से। और एक बात हमेशा याद रखना आप लोग कि वो क्लास YouTube पर चलेगी पर सेव नहीं होगा YouTube पे। जब तक आप लाइव देखोगे आपको सुविधा मिलेगी YouTube पर। YouTube पर सेव होने की क्लास YouTube पर चलेगा पर सेव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं आप पूरी क्लास को YouTube पर देखो आप। थैंक यू।